वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विशाखा की मौत से विक्रम को गहरा सदमा पहुंचता है। इन हालात में वो अमर को अपने पास रहने को कहता है। अब फिर से नहीं कहना ऐसा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं। शालिनी को विशाखा की मौत की खबर देने माई अस्पताल जाती है, पर रघुनाथ उन्हें रोकता है। पुलिस स्टेशन में बलराज से मुलाकात कर सामंत अमर से पूछताछ करने की इच्छा व्यक्त करता है। ठीक है, मैं बात करूंगा अमर से। थैंक यू वेरी मच। रघुनाथ यशवंतराव से कोकेन के डीलर से मिलने की बात करता है। विक्रम विशाखा की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन जिस किसी ने भी मेरी बहन को मुझसे छीना है, उसकी तकदीर से मैं सुख की रेखाएं मिटा दूंगा। ये मेरी बहन से मेरा वादा है। ये हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है ना माई। एक अलग ही मिठास है इसके मुस्कान में। जानती हो कौन ऐसे हंसता है? कौन? तुम नहीं जानती माई? अपनी विशु। तुम्हारे ही गोद में तो वो खेली कूदी। मुझे याद है सबसे पहले उसने माई कहना सीखा था, फिर माँ। अब तुम्हारे साथ रहकर ये भी पहले माई कहना सीखेगी। सच माई, तुम्हारे लाड़ प्यार ने विक्रम और विशु दोनों को बहुत बिगाड़ रखा था, लेकिन इसके साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये विशु से भी ज्यादा समझदार होगी। मैं सोचती हूँ माई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माई, माई, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। क्या हुआ माई? बोलो। माई, माई, तुम्हें इस बच्चे की कसम। नहीं, ऐसी कसम मत देना। मुझे सच्चाई कहने पर मजबूर मत करो। कौन सी सच्चाई? शालू, जो मुस्कान तुम इस नन्ही सी जान में देख रही हो, वो मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? मेरी विशु? शालिनी, 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 संभालो अपने आप को। माई, मेरी विशु? हाँ? नहीं, नहीं माई। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया भाई। कैसे हो सकता है? नहीं, रघुनाथ जी ने कहा था तुम्हें न बताने के लिए। ये सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं भाई, मैं ऐसे अचानक कैसे, क्या हो सकता है? क्या हुआ भाई? शालू, विशु को किसी ने गोली मार दी।
भाई वही कुदरत भी कैसे अजीब मजाक करती है। एक बेटी को छीन ली, दूसरी बेटी को दे दी। माई मैं अपनी इस बच्ची को बिजनेस और इंतकाम से बहुत दूर रखूंगी। एक बार मैं अपना ममता का हक गंवा चुकी हूँ भाई, फिर नहीं गंवाना चाहती, ना अपनी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से। मेरी बच्ची संभालो अपने आप। अपनी फैक्ट्री के वर्कर होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम कोकेन के बिजनेस में कैसे आए और हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? पहले सवाल का जवाब मेरी मजबूरी और दूसरे सवाल का जवाब आपकी मजबूरी। मजदूर मालिक की मजबूरी का फायदा उठाकर फैक्ट्री को ताले लगवाते हैं, ये बात तो मैंने सुनी है, लेकिन ये मदद करने वाला मजदूर कहां से लेकर आए तुम? माफ करना सेठ, लेकिन आपकी फैक्ट्री की हालत आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैदान में खड़ी कारें एक्सपोर्ट करवा दीजिए, ऐसा कमाइए। जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज्यादा माल कमाएंगे। लेकिन अगर इस डील में माल पकड़ा गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जहां से चेन शुरू होती है उसकी, जहां चेन खत्म होती है उसकी, या फिर बीच में लटकने वाले हम जैसे लोगों की? देखिए मालिक, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। नहीं, आपको जिन जिन लोगों के नाम दिए गए हैं बस आप उनको उनके दाम पहुंचा दीजिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक, एकदम ऑटोमेटिक होते जाएगा, आपकी कारों की तरह। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा है मालिक के पास। मैं कल रात तक यशवंत के साथ जवाब भिजवा दूंगा। लेकिन मालिक, सिर्फ कल रात तक। हम कल रात तक ही इंतजार कर सकते हैं, परसों सुबह तक नहीं। ये बारूद है सेठ, इसे ज्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकते। ठीक है। ठीक तरह से देखिए इस तस्वीर को नारंग साहब। क्या यही लड़का आया था आपकी दुकान में ब्लू कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने? जी कुछ याद नहीं आ रहा। मिस्टर नारंग, अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये वही लड़का है जो आपकी दुकान के पास के हॉस्टल में मारा गया था। इंस्पेक्टर यादव ने आपकी दुकान में जब पूछताछ की थी तो उनसे कहा गया था कि एक लड़का जिसकी आंखों का ओरिजिनल रंग ब्लू है आपकी दुकान में आया था, ब्लू कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदकर चला गया था, और वही लड़का ब्लू लेंसेज खरीदने से 6 महीने पहले आप ही की दुकान से ब्लैक कलर की लेंसेज खरीदकर चला गया था। वेल साहब, हो सकता है, क्या है ना कि इतने सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, हर एक की सूरत तो ध्यान में नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, चलो भूल जाते हैं इस तस्वीर को। वैसे भी अगर इस लड़के ने खरीदारी की भी होगी तो अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। नारंग साहब, शायद ये फोटो देखकर आपको कुछ याद आ जाए, देखिए ना। सर ये नहीं सर, सॉरी सर। कमाल है, कमाल है नारंग साहब। एक लड़का जिसकी आंखें नीली हैं, ऐसी आंखें जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती, आपकी दुकान में आता है, दो बार आकर अलग अलग रंग के लेंसेस खरीद कर चला जाता है, और आप कहते हैं कि आपको उसकी सूरत याद नहीं। सर बात यह है कि पिछले बरस मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो
मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है और एनीवे, थैंक यू वेरी मच नारंग साहब। आपने यहाँ आकर हमारी जो मदद की, जो तकलीफ उठाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तकलीफ की क्या बात है सर। सर, नारंग काफी डरा हुआ था, बहुत कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। या तो वो इस मामले से दूर रहना चाहता है, या फिर उसकी जान को खतरा है किसी से। किससे सर? उसी से जिसने विशाखा पर गोली चलाई। व्हाट नेक्स्ट सर? कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तू धंधे का बड़ा पक्का निकला रे। मैंने सुना है फैक्ट्री को हासिल करने के लिए बड़े बड़े खेल खेले मालिक ने। फिर तो वो इतना जरूर जानते होंगे कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होने ही हैं। फिर इतना क्यों सोचते हैं जवाब देने से पहले? हाथ काले होने का डर उन्हें नहीं है। उनके दामन का कुछ हिस्सा अभी भी साफ सुथरा है जो लोगों के सामने है, और वो चाहते हैं कि उस पर कोई कीचड़ ना उछाले। अब फटे दामन पर कोई कीचड़ उछाले या मिट्टी, क्या फर्क पड़ता है? अपना दामन बचाने की सलाह दो मालिक को। अगर मजदूर भड़क उठे ना, तो ना ही दामन बचेगा और ना ही कपड़ा। मैं अब समझा किशन, मालिक के सामने वर्कर्स की मजबूरी तुमने खड़ी कर दी और अब एक्सपोर्ट डील का रास्ता बता रहे हो। अब जाकर कहीं लीडर जचते हो। जाओ, जाकर मालिक से जवाब लेकर आओ। सिर्फ कल रात तक। यशवंत सेठ। आप अपने हस्बैंड को कल सुबह बुला लीजिए, कल आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल, आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू। ये गरीबों में बांट दो। विशु ने मुझे अपने घर बुलाया था, इसीलिए मैं उसके घर गया। जब मैं वहां गया तो वो बिल्कुल अकेली थी। उसके ब्रदर और भाभी मंदिर गए हुए थे। हम बातें कर रहे थे कि अचानक वो खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। विशु काफी डर गई थी। अचानक वो घर से बाहर निकल पड़ी, दौड़ने लगी। मैंने कहा कि विशु रुक जाओ, मैंने चिल्लाया, मगर वो मेरी बात नहीं सुनी। ब्रदर को पुकारते हुए वो अपनी कार की तरफ दौड़ी। मैं घर से बाहर आ गया, खिड़की की तरफ जा ही रहा था कि किसी ने उस पर गोली चलाई। विशु चिल्लाई, उसे गोली लग चुकी थी। मैं उस आदमी के पीछे दौड़ रहा था कि
कि वो अपने कार स्टार्ट करके वहां से चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। फिर मंदिर पहुंचकर वो अपने ब्रदर के पास अपनी जान छोड़ दी। क्या तुमने उस हमलावर को देखा अमर? जी, मैंने उसकी पीठ देखी थी इंस्पेक्टर साहब। बता सकते हो क्या टाइप के कपड़े पहन रखे थे उसने? वो डार्क कलर की कमीज पहनी थी उसने। क्या रंग था उसका? नीली ब्लू कलर की थी। तुम्हें यकीन है कि उसके कमीज का रंग नीला ही था? जी इंस्पेक्टर साहब। विशु अगर थोड़ा हौसला और रखती तो मैं उस आदमी को पकड़ लेता इंस्पेक्टर साहब। मिल जाएगा अमर, वो भी मिल जाएगा। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। तुम्हारे ही हॉस्टल के एक स्टूडेंट ने वहीं के एक ऑप्टिशियन से एक ब्लू और एक ब्लैक ऐसी 2 पेयर्स लेंसेस खरीदी हैं। उस स्टूडेंट की आंखें नीली हैं और वो ऑप्टिशियन उसकी सूरत पहचानता है। इससे क्या साबित होगा? लेकिन मेरा यह अनुमान है अमर कि वो नकाबपोश अभी मरा नहीं है और ये ऑप्टिशियन जिसकी सूरत पहचानता है वही नकाबपोश है। अरे तो फिर बुलाइए ना उस ऑप्टिशियन को, आखिर पता तो चले कि वो नीली आंखों वाला लड़का है कौन। बुला लिया था लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो जानता तो बहुत कुछ है लेकिन किसी के डर से अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। किसके? नहीं जानता नहीं जानता। अफसोस तो इस बात का है अमर कि तुम भी उस हमलावर का चेहरा ना देख सके। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको शक है कि ये हमलावर भी वही नकाबपोश है? हाँ, पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता अमर। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कुछ मदद ना आ सका। मैं जा सकता हूं? एक आखिरी बात पूछता हूं अमर, तुम्हें याद है उस महेश की मौत के बाद मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुम विशाखा के कमरे तक कैसे पहुंचे? याद है? बिल्कुल याद है। आपने कहा था कि सवाल जरा नाजुक सा है तो जवाब सोच समझ कर देना। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं और विशु एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए रात को हॉस्टल जाया करता था। एक दिन ऐसे ही उसे मिलने के लिए रात को हॉस्टल गया था कि अपने सामने मैंने उस नकाबपोश को देखा। मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं मानता। पुरानी बातों को आप और हम भुला सकते हैं रघुनाथ जी, मगर विक्रम से इस बात की उम्मीद मत रखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विक्रम आपके और उसके बीच ना तो कोई कारोबार चाहता है ना लेन देन। उसे आपकी फैक्ट्री की हालत पता है। उसने सोचा यही मौका है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और वो भी अपना उधार चुका देगा। जब से आपने विक्रम की वकालत शुरू की है ना कृष्णकांत जी, बहुत बचकानी बातें करने लगे हैं। चलिए विक्रम की बातें तो छोड़िए, अभी वो जोश में है, खून गर्म है उसका। लेकिन आप क्या आप भी ये मान चुके हैं कि रघुनाथ इतनी आसानी से झुकेगा? मेरे मानने न मानने से क्या होगा रघुनाथ जी? सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। सारा शहर जानता है रघुनाथ जी के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है, वर्कर्स स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं। आग लगा दूंगा कृष्णकांत जी, फैक्ट्री को आग लगा दूंगा, लेकिन उसे बेचूंगा नहीं। विक्रम के बाप को पता नहीं चल सका
कि कैसे जैक से गाड़ी उनकी छाती पर उतरी और कैसे फैक्ट्री की चाबियां हमारी जेब में आ गिरी। विक्रम तो अभी बच्चा है। उस वक्त के हालात कुछ और थे रघुनाथ जी। तब विक्रम शेर का बच्चा था, अब शेर बन चुका है। वो ना ही तो अपने जख्म भूला है और ना ही अपना दर्द। ताज्जुब की बात है कृष्णकांत जी, जब इतना सब कुछ याद है फिर भी उसने आपको भेजा है सौदा करने के लिए। जाकर कहिए अपने नए मालिक से कि ये सन्नाटा जो उसे नजर आ रहा है वो तूफान से पहले का सन्नाटा है। रघुनाथ जी, अभी भी थोड़ी सी हमदर्दी बाकी है इस दिल में तुम्हारे लिए। एक बात कहूं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो पैरों के नीचे की जमीन भी निकाल लेता है। संभालना।